जापान ने लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बेच रहा हूँ और आप उस चीज़ को अगर खरीद रहे हैं तो उसकी रिटर्न में जो आप मेरे को देने वाले हैं वो मेरे लिए क्या वैल्यू है। भारतीय जो मुद्रा रुपए है वो डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रही है। The rupee is hovering near record lows against the US dollar. You have the rupee which has hit that 95 mark already. The Indian rupee is under pressure. उसको पता है कि ये जो कस्टमर है ना वो मेरे पास आते हैं और क्योंकि वो एक्सचेंजेबल है, एक्सेप्टेबल है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रेड करेंसी भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली आईएएस अकेडमी दुर्ग भिलाई के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमारा जो ज्ञान का गुड़ सीरीज है वो देख रहे हैं कि लगातार उसमें छोटे मोटे एपिसोड्स आते रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप लोगों के ज्ञानवर्धन का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ गिरीश सर मौजूद हैं जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की कक्षाएं भी ये लेते हैं। और मेरे मन में लंबे समय से एक बात आ रही है कि जापान और भारत, हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से एक दूसरे के मित्र रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे जापान से। फिर हमने देखा कि जापान ने लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। अभी हम देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन पर भी जापान द्वारा काम किया जा रहा है। फिर लंबे समय से हम लौह अयस्क का निर्यात जो है वो जापान को कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बात यहाँ जो है वो फंस ये रही है कि जब हम देखते हैं जापान और भारत जो दोनों अपना व्यापार है वो डॉलर में करते हैं, तो मेरा ये मानना है सर, मेरा ये पूछना है कि डॉलर में ही क्यों करते हैं? सर, अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें जी, तो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बेच रहा हूँ और आप उस चीज़ को अगर खरीद रहे हैं तो उसकी रिटर्न में जो आप मेरे को देने वाले हैं वो मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है। अगर उसकी वो मेरे लिए कुछ वैल्यू रखता है तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसीलिए कई सारी करेंसी रहती है रीजनल लेवल तक, कई सारी करेंसी रहती है नेशनल लेवल तक, डोमेस्टिक लेवल तक एक्सेप्टेबल रहती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग को एक्सेप्टेंस अगर चाहिए तो उसके लिए हमारी करेंसी का ना वो वैल्यू भी होना चाहिए। उसकी बोला जाए उसकी विश्वसनीयता सबसे मैटर करती है। जी, अगर हम लोग बात करें डॉलर की तो डॉलर बहुत ज़्यादा विश्वसनीय करेंसी है। जी जी, इस नाम से उसको पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री के पास अगर हम लोग ट्रेड का यूज़ करते हैं तो वो उसको पता है कि अगर ये डॉलर मेरे पास आया है, इसको मैं अगर कुछ खरीदना रहेगा तो मैं अपने से यूज़ कर सकता हूँ। तो वो एक्सचेंजेबल हमारे पास करेंसी है और क्योंकि वो एक्सचेंजेबल है, एक्सेप्टेबल है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल ट्रेड करेंसी भी माना जाता है। अच्छा, इसीलिए इंडिया और जापान जो है आपस में ट्रेड करते हैं तो डॉलर का यूज़ करते हैं। अच्छा सर, पर जिस तरीके से डॉलर का वैश्विक रूप से उपयोग किया जा रहा है, भारत और जापान में भी उपयोग किया जा रहा है, तो इसी से जुड़ा एक समाचार मैं पढ़ रहा था। वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि एक तो ये जग जाहिर बात है कि भारतीय जो मुद्रा रुपए है वो डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रही है और शायद अपने चरम अवस्था में पहुंच चुकी है और पता नहीं है आगे और कहां तक जाएगी। दूसरा मैंने ये देखा है सर, जापान की भी जो मुद्रा है वो भी जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जा रही है। तो ये कमज़ोर होने का क्या कारण है? सर, अगर हम इसमें अगर टेक्निकल टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मनी या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। करेंसी का जब डेप्रिसिएशन होता है तो उसकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे अगर कम होती जा रही है तो यही घटना हम लोग को दिखाती है। अब अगर हम लोग किसी करेंसी के कंपैरिजन में बात करते हैं तो अलग अलग करेंसी के कंपैरिजन में यहाँ पर एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? अगर मैं स्टार्टिंग में जब ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो बार्टर सिस्टम में होते, बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब अगर मैं कोई वस्तु आपसे खरीदना चाहता हूँ तो मेरे को उसके वैल्यू के बराबर कोई वस्तु आपको देनी होगी, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय होता था। यही है बार्टर सिस्टम। तो धीरे धीरे करके अगर हम लोग अभी वर्तमान दौर पर देखते हैं तो अभी पेपर करेंसी चलन में। पेपर करेंसी, इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन की जो करेंसी होगी उसको बोलेंगे हम लोग CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अच्छा, इस पे हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। जी जी, ई रूपी का कॉन्सेप्ट जो है वो कितना अच्छा है, इसमें क्या क्या हमारे पास नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं जिसके कारण अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो है
रुपी का डेप्रिसिएशन, और साथ ही जैसे कि आपने मेंशन किया कि जापानीज येन जो है वो भी लगातार डेप्रिशिएट हो रहे हैं, जो कि एक कंसर्निंग बात है कि एशियन रुपीस मतलब एशियन करेंसीज गिर रही हैं। करेंसी कब गिरती है? जब हम लोग दूसरी करेंसी को ज़्यादा लेने की बात करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर दुकानदार के पास मैं जा रहा हूँ, हर बार उसी से सब्ज़ी लेता हूँ, तो मैं टमाटर ले रहा हूँ तो भी उसी के पास ले रहा हूँ, धनिया मिर्ची जो सब्ज़ी लेना है मैं हर बार उसी के पास ले रहा हूँ। उसको पता है कि ये जो कस्टमर है ना वो मेरे पास आते हैं। अगर और उसके मान लेते हैं उस मार्केट में और कोई है भी नहीं जो सामान जो सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेचने वाला एक लौता पर्सन है, तो वो जिस रेट में देगा ना उस रेट पे लोग को खरीदना पड़ेगा। या तो मत खरीदो या फिर खरीदो, और खरीदेंगे तो फिर जिस रेट में देंगे उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा। तो चाहे वो टमाटर को 10 रुपए में बेचना चाहे 100 रुपए में बेचना चाहे, अगर उसकी उस चीज की डिमांड है, अगर वो उतना वैल्यूएबल चीज है तो वो 100 रुपए में भी बिकेगी। तो जो हम लोग डॉलर को यूज करते हैं ना इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे, तो उसको इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे हम लोग को ना खरीदना पड़ता है। पहले हम लोग डॉलर, मान लेते हैं आप यूएसए हैं, मैं इंडिया हूँ, तो मैं आपके पास आऊंगा और मैं बोलूंगा कि सर मुझे इतने डॉलर चाहिए, और इसके बदले में फिर आपको मेरे से कुछ चाहिए रहेगा। तो मैं वहां पर क्या दे सकता हूँ? तो मैं वहां पर दे सकता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ों को दे सकता हूँ। एक तो ये कर सकता हूँ। उसके बाद आप मुझे डॉलर देंगे और उसको फिर मैं इंटरनेशनल मार्केट में मेरे को जो जो खरीदारी करना है वो सब खरीदूंगा। जैसा हम लोग बहुत सारे जगहों में देखते हैं टोकन सिस्टम रहता है कि एक जगह एक काउंटर है, उस एक काउंटर में जाके पूरा टोकन लोगों को खरीद लो, उसके बाद जहाँ जहाँ हम लोग को जिस हिसाब से यूज़ करना है वैसे यूज़ करते हैं। तो डॉलर एग्जैक्टली ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो डॉलर को पहले हम लोग को खरीदना पड़ता है, तो सामने वाला डिसाइड करेगा कि अभी मैं बार बार अगर आपके पास आ रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझ आ चुका है कि मैं हर बार आप इसके पास आने वाला हूँ, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर आप बोलोगे कि आज आप 80 रुपीज़ में दे रहे हैं, कल बोलोगे नहीं भैया आज मैं 81 में दूंगा, कल 82 में, परसों 83 में। ऐसे आप अपने हिसाब से रेट बढ़ाते जा रहे हो क्योंकि मैं बार बार डिमांड कर रहा हूँ। और इस नाम से रुपी जो है धीरे धीरे करके डिवैल्यूएट होते जाएगा और उसके कंपैरिजन में डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो एक्चुअल में ऐसे इस टाइप का सिस्टम होता है। बट इनिशियली 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए उस टाइम पे ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास फिक्स्ड सिस्टम, जिसमें हम लोग ना पहले से ही आपस में हम दोनों बात कर लेंगे, अलग अलग पहले से ही एक फिक्स कर लेंगे कि 70 रुपीज़ 80 रुपीज़। तो वहाँ पर ना आपको नुकसान हो ऐसे में, ना मेरे को नुकसान हो, ऐसा आपस में बैठ के डिसाइड किया जाता है। और वहाँ पर डेटा बेस पे हम लोग बात करते हैं और डिसाइड करते हैं रेट। तो जापान भी ऐसे ही ट्रेड करता है। अभी उसकी करेंसी मतलब अभी तो फ्लोटिंग रेट है, बाकी पहले क्या था फिक्स्ड सिस्टम था। इसके अलावा एक होता है फ्लोटिंग रेट सिस्टम, तो उसमें जो अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा करेंसी। ये 1991 के बाद से हम लोग लेके आए। 1991 में जब एलपीजी सुधार हुए उस टाइम से IMF हम लोग को बोला कि आपको फ्लोटिंग रेट पे रखना होगा, तो हम लोग को फ्लोटिंग रेट पे रखे हम लोग, और फिर इस तरह की चीज़ें हुई। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बस डिक्लाइन में ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर डॉलर और रुपी का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो $1 इक्वल टू अभी 95 के आसपास है। ये 100 और 100 के पार भी जा सकता है, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है। वो एनालिस्ट में से भी कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये चीज़ रिवर्स भी हो सकती है, $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग रेट में किसी भी कंट्री को फायदा हो सकता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करे। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, जो तीसरा हमारा जो टाइप होता है एक्सचेंज रेट का, वो होता है बैंड एक्सचेंज रेट। उसमें क्या रहता है, हम लोग ना एक पैमाना सेट कर देते हैं। हम कोई जैसे फिक्स्ड में क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग 70 रुपीज़ को फिक्स कर दिए, वो एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। लेकिन ग्लेडिंग में हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि हम लोग ना कोई प्राइस बैंड सेट कर दें कि 70 से 75, जैसे वियतनाम करता है। तो उस रेंज में हम लोग रेट को एक्सचेंज मतलब फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ना उससे ज़्यादा कर पाएंगे ना उससे कम कर पाएंगे। तो ये 3 टेक्निक्स होती हैं, तो जिसमें अभी इंडिया जो है फ्लोटिंग रेट पे इंडिया अभी करेंटली यूज़ कर रहा है। और अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया अभी न्यूज़ में, जापानीज़ येन के जो हम लोग अभी जापान और इंडिया जब ट्रेड करते हैं तो डॉलर में करते हैं, तो वो भी डॉलर को थोड़ा से कम यूज़ करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड में। तो वो लोग ट्रेड क्या करेंगे, तो वहाँ पर
हम लोग जो देखते हैं वहाँ पर बार्टर सिस्टम का ना एक छोटा रूप हम लोग को दिखाई देने वाला है। अच्छा। और ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा, ये कब तक चलेगा, इस बात का कोई हिसाब नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, जिसे हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। हाँ, दुर्लभ इसलिए क्योंकि डॉलर छपनी है तो एक नियमित मात्रा में छपनी है, लेकिन इसकी मांग बढ़ते जा रही है, मांग बढ़ते जा रही है, इसलिए ये महंगा होते जा रहा है। मतलब जहाँ पे समय के साथ जो भारतीय मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो रहा है, तो अवमूल्यन का कारण ये देख रहा है कि भारतीय मुद्रा की मांग कम है और जो आपकी अमेरिकी मुद्रा डॉलर है उसकी मांग ज़्यादा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ सर कि ये करने का क्या वास्तविकता में कुछ फ़ायदा होगा? इससे सर हम लोग को बेनिफिट ये, अभी हम लोग लॉस में अच्छा। डेफिनेटली देखा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लॉस में नहीं है, लेकिन जब हमारी करेंसी का वैल्यू गिरता है तो हम लोग का ना एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि दूसरे कंट्री को ज़्यादा आसानी से हमारा वस्तु खरीदने में आसानी होती है, तो लोग हमारी वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर हम लोग को हमारे ट्रेड में बेनिफिट दिखाई देगा, हम लोग का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन लंबे समय तक अगर ये सिस्टम बना रहे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम दिखाई देगा। और अगर ये चीज़ रिवर्सल हो जाती है तो भी इंडिया को बेनिफिट है। तो बहुत बड़े मात्रा में बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा गिरावट होती है, मतलब अगर हमारा इंडियन रुपी जो है अभी 95 के आसपास पहुंच चुका है, अगर ये वापस से 80, 85, 70 के आसपास पहुंच जाए तो ये एक सस्टेनेबल हमारे पास एक्सचेंज रेट होगा। और अगर हम बात करें कि अगर हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब हम लोग अपनी मुद्रा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमको दो चीज़ करना पड़ेंगे। हम लोग को अपना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप कुछ टाइम पहले सुने होंगे कि मोदी जी एक बार भाषण में अपने बोल रहे थे कि मैं मोदी जी का फेवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनकी बात है उसमें वो क्या पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। हम लोग जो सोना है वो स्विट्जरलैंड से सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर मंगाते हैं। अच्छा। और वहाँ से अगर हम लोग वहाँ से सामान मंगा रहे हैं, अगर हम लोग वहाँ से गोल्ड मंगा रहे हैं तो हमको उनको डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर हमारे पास ऑलरेडी कम है। तो फिर हम लोग को यहाँ पर जो हमारे पास भाषण आया, उस भाषण में ये चीज़ को हाईलाइट किया गया कि 1 साल तक आप गोल्ड को कम परचेस कीजिए या फिर ना परचेस करें तो बेहतर होगा, ताकि हम लोग को डॉलर देना ना पड़े। क्योंकि अगर हमारे डॉलर ऐसे निकलते रहेंगे तो हम लोग को यूएसए के पास जाना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए, और वो हमको तो उसके लिए अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। डेफिनेटली इसी कारण हम लोग का वैल्यू और ज़्यादा गिरते जाएगा। अच्छा सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी तरीके की जो चर्चा है अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, ऐसे आप मुद्दे लाते रहें और हम सभी का ज्ञानवर्धन करते रहें। आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना है मित्रों कि हमारा डेली आईएएस अकेडमी दुर्ग का एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, जिसमें हम लोग वीकली और डेली करंट अफेयर्स डालते हैं। जो हमारा डेली करंट अफेयर होता है वो आपका इमेज के फॉर्म में होता है, जेपीजी के फॉर्म में होता है, और जबकि हमारा जो वीकली करंट अफेयर है वो पीडीएफ के फॉर्म में होता है। अगर आपको वीकली करंट अफेयर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ ऐसी छोटी मोटी और जानकारियों के लिए हमारे इंस्टा ग्रुप में भी छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हों या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हों। तो अगर उनका भी आप एक्सेस चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसी तरीके की ज्ञानवर्धन के लिए, अलग अलग विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस ग्रुप से। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।